नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 2 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार। उसमें हम खंड आ वाले सेक्शन को देखने का प्रयास करेंगे और आप सभी को पता है खंड आ वाला सेक्शन को हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। अब आपको क्या करना है कि पूरे वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, चाहे लेटे रहिए चाहे बैठे रहिए, लेटे लेटे पूरे वीडियो को देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो फटाफट लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको पहला प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, शिक्षा व सामाजिक परिवर्तन में संबंध बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को आविष्कार करने की क्षमता प्राप्त होती है और उससे सामाजिक परिवर्तन आता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति है, जब वो शिक्षित हो जाता है तो उसके अंदर जो है आविष्कार, कुछ नया बनाने की एक क्षमता क्रिएट हो जाती है। कुछ ना कुछ नया वो बनाता है और जब कुछ ना कुछ वो नया बनाता है तो उससे सामाजिक परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर बना दिया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई आदमी शिक्षित हुआ और उसने उससे क्या किया कि थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया और एक ट्रैक्टर बना दिया। अब उस ट्रैक्टर से जो है मजदूरों का काम हल्का हो गया। पहले उससे कुदाल फाड़वा से इससे सबसे खोदते थे, अभी क्या कर रहे हैं, ट्रैक्टर से तुरंत खींच काच के 2 मिनट में सब कुछ बराबर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आगे आपको लिखना होगा कि परिवर्तित समाज पुनः अपनी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ले आता है। और जैसे ही समाज में परिवर्तन आता है, फिर वो शिक्षा प्रणाली वहीं पे नहीं रुकी रहती, उसकी शिक्षा में भी थोड़ा बहुत फिर परिवर्तन लाया जाता है कि फिर समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सके। ठीक है, आगे लिखते हैं, इस प्रकार शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के पूरक और सहायक हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा, शिक्षा का कार्य व्यक्ति को उदार बनाकर समाज में परिवर्तन लाना है। शिक्षा सामाजिक स्वरूप को अनुकूल, उपयोगी और प्रतिशील बनाए। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा, शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए शोध कार्य और आविष्कार को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हो आप, कह रहे हैं कि शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक आवश्यकता, जितनी भी सामाजिक आवश्यकताएं हैं उनको देखते हुए शोध कार्य और आविष्कारों में प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर शोध कार्य कहीं पे हो रहा है, कोई नई नई खोज हो रही है, तो उसको भी प्रोत्साहित किया जाए, आविष्कार को प्रोत्साहित किया जाए, इनको और बढ़ावा देना चाहिए कि ये नए नए आविष्कार आपके सामने करके लाते रहें। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधारों का उल्लेख कीजिए। इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा के प्रमुख समाजशास्त्रीय आधार निम्नलिखित हैं। पहला बताया गया है शिक्षा प्रणाली का समाज के अन्य अंगों के साथ संबंध। ठीक है, पहला ये आधार है आपका, क्या है, शिक्षा प्रणाली का समाज के अन्य अंगों के साथ संबंध। दूसरा आपका है शिक्षा भावी समाज के निर्माण के आधार के रूप में। ठीक है, तीसरा आपको लिखना होगा शिक्षा प्रणाली तथा सामाजिक नियंत्रण एवं शक्ति नियंत्रण के बीच संबंध। चौथा आपको लिखना होगा सामाजिक परिवर्तन एवं यथास्थिति तथा शिक्षा प्रणाली का उससे संबंध। पांचवा आपको लिखना होगा सामाजिक वर्ग एवं शिक्षा आदि। ठीक है, तो ये आपको 5 यहाँ पे चरण या फिर आधार आपको लिखने होंगे। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा के समाजशास्त्र का क्षेत्र बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि शिक्षा के समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे शिक्षा का समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें समाजशास्त्रीय तथा शिक्षाविद दोनों योग देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि समाजशास्त्रीय जो लोग होते हैं वो भी और जो शिक्षाविद होते हैं वो दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं, कोई एक काम नहीं करता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा इसमें समाजशास्त्रीय शोध करता है, साथ ही शिक्षा शास्त्री कक्षा कक्ष के बच्चों की क्रियाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब कह रहे हैं जो समाजशास्त्री होता है वो नई नई शोध करता रहता है, खोजें करता रहता है, रिसर्च करता रहता है। और जो शिक्षा शास्त्री होते हैं वो कक्षा कक्ष के जो बच्चे होते हैं उनकी क्रियाओं पर, मेरे प्यारे दोस्त, क्रियाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। फिर आगे आपको लिखना होगा कि शिक्षा के समाजशास्त्र में सामान्य अवधारणाओं जैसे समाज, संस्कृति, समुदाय, वर्ग, पर्यावरण, सामाजिकरण, आंतरिकरण, सांस्कृतिक अवबोध, ठीक है, उपसंस्कृति, उसके बाद प्रतिष्ठा आदि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही दूसरे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, सामाजिक शक्तियों, सामाजिक संस्थाओं, राजनीतिक शक्तियों आदि का शिक्षा पर प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। मतलब इन चीज़ों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनका भी यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो आई होप तीसरा नंबर भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न।
तो आपका चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? तो पूछ रहा है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? मतलब जो शैक्षिक समाजशास्त्र है उसको हम क्यों पढ़ें, इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र में शिक्षा और समाज के संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। किसका किसका? शिक्षा और समाज दोनों का विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। किसके अंतर्गत? तो शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, फिर आगे लिखना होगा आपको, शिक्षा के स्वरूप को समझने और उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्तियों, प्रशासकों और अध्यापकों को इसका अध्ययन करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, ठीक है, कार्यरत हैं, जैसे जो भी व्यक्ति इससे संबंधित हैं, जो भी प्रशासक इससे संबंधित हैं, जो भी अध्यापक हैं, इन सभी को जो है शैक्षिक समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करना चाहिए, यहाँ पर ये बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखना होगा कि सामाजिक परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है। मतलब कह रहे हैं कि समाज में लगातार आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन, बदलाव देखने को मिलते रहेंगे, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा जो है वो समाज में जो भी आवश्यकताएं आपको दिखाई पड़ रही हैं उनको पूरा करने के लिए जो है एक साधन के रूप में कार्य आता है। फिर आगे आपको लिखना होगा, हमें समाज के किन परिवर्तनों को शिक्षा में स्थान देना है और किन को नहीं। ठीक है, यह निश्चित करने के लिए हमें समाज के विशेष की संपूर्ण प्रकृति का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे लिखना होगा, इस विधि में हमें शिक्षा का समाजशास्त्र प्रशिक्षित करता है। इसीलिए शिक्षा की किसी नई समस्या का हल करने के लिए हमें शैक्षिक समाजशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चौथे नंबर प्रश्न का भी जवाब दे पाएंगे। पांचवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की संस्कृति का अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृति मानव या फिर मनस, मानव मनस जिसे हम माइंड भी कहते हैं, दिमाग। ठीक है, तो मानव मनस द्वारा प्राप्त सबसे महान अवधारणा या संकल्पना है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, यह वह व्यापक अभिव्यक्ति है जिसे मानव मन में संपादित किया है या करेगा। ठीक है, आगे लिखना होगा, इनमें निम्नलिखित समाहित हैं। पहला कौन सा बताया गया है? पहला बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, महान व्यक्तियों के आविष्कार। दूसरा, कला की महान कृतियाँ। तीसरा, मानव इतिहास की केंद्रीय घटनाएं। चौथा, किसानों की बड़बड़ाहट। ठीक है, उसके बाद पांचवा, गुफा के मानव की आदिकालीन भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं समाहित हैं। आगे आपको लिखना होगा, कल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कर्षण, खेती, जुताई। ठीक है, उसके बाद संवर्धन, शिक्षण द्वारा सुधार, फिर संस्कृति, उसके बाद शिष्टता, उसके बाद तहजीब। ठीक है, तो ये इसका अर्थ होता है। फिर आगे आपको लिखना होगा, संस्कृत शब्द क्री धातु से सम उपसर्ग। क्या मेरे प्यारे दोस्त? संस्कृत शब्द के क्री धातु से सम उपसर्ग और किंत प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, क्या बना है आपका? कल्चर शब्द। फिर आगे आपको लिखना होगा, जिसका मूल अर्थ है साफ या परिष्कृत करना। ठीक है, परिष्कृत जिसे हम मांझना भी कहते हैं। यह शब्द अच्छी स्थिति या सुधरी हुई स्थिति का बोध कराता है। संस्कृति शब्द संस्कार, क्या मेरे प्यारे दोस्त? संस्कृति शब्द संस्कार शब्द का वंशज है। किसका है? संस्कार शब्द का वंशज है। इसका अभिप्राय शुद्ध करने या सुधारने से है। संस्कार मानव निर्मित व्यवहार की वे विधियां हैं जिसमें मनुष्य का समाज के प्रति अधिक जागरूक होने का प्रमाण मिलता है। संस्कारों को समाज से स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त रहती है जो सांस्कृतिक गुणों के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता पाएंगे। छठा नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, संस्कृति को परिभाषित कीजिए, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, सामाजिक जीवन की संपूर्ण व्यवस्था को संस्कृति कहते हैं। सामाजिक जीवन की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सभी को हम संस्कृति का नाम दे देते हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड, क्या मेरे प्यारे दोस्त? मैथ्यू अर्नाल्ड तथा टी.एस. इलियट के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, संस्कृति में पूर्णता की समष्टि तथा ज्ञान की खोज का समावेश होता है। कौन कहते हैं आपके? तो आपको ध्यान में लिखना होगा, मैथ्यू अर्नाल्ड या फिर टी.एस. इलियट महोदय कहते हैं। जर्मन दार्शनिक जोसेफ पाइपर, क्या मेरे प्यारे दोस्त? जर्मन दार्शनिक जोसेफ पाइपर के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है, संस्कृति विश्व की उत्तम प्रकृति वस्तुओं, क्या मेरे प्यारे दोस्त? उन उत्तम प्राकृतिक वस्तुओं में, उपहारों, ठीक है, तथा गुणों में, मानवीय संपर्क में, जो कि आवश्यकताओं और प्रतीकों के समीपस्थ
क्षेत्र से बाहर हैं, सर्वोच्च है। ठीक है, कौन कहते हैं आपके? तो जोसेफ पाइपर जी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे आपको ध्यान में रखना होगा, लिखना होगा कि समाजशास्त्री रॉबर्ट ब्रिस्टीड, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है। क्या बताते हैं? संस्कृति एक जटिल संपूर्णता है जिसमें वह समस्त वस्तुएं शामिल की जाती हैं जिन पर हम विचार करते हैं। आगे आपको लिखना होगा कार्य करते हैं, विचार करते हैं, कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन कहते हैं? तो ये आपके रॉबर्ट बीरस्टीड जी कहते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा मानव शास्त्री टायलर महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश होता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। 7वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि संस्कृति की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे संस्कृति के में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। पहले यहाँ पे बताया गया है संस्कृति का उद्भव जन समुदाय से, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को पारस्परिक क्रियाओं से प्रभावित करता है। ये पहली विशेषता बताई गई है। दूसरी विशेषता ये बताई गई है कि इन क्रियाओं का जन्म खाने पीने, ठीक है, उसके बाद शरणागत, ठीक है, उसके बाद आपको काम प्रवृत्ति, सुरक्षा तथा सामाजिक व्यवहार आदि की मूल प्रवृत्तियों से होता है। तीसरा आपको लिखना होगा मानव की सोच या चिंतन उसकी संस्कृति का निर्माण करती है। चौथा आपको लिखना होगा मानव में अप्राकृतिक की ओर उठने की लालसा पाई जाती है। यही लालसा उसकी सभ्यता और संस्कृति का निर्माणक तत्व बनती है। पांचवा आपको लिखना होगा संस्कृति में सीखे हुए व्यवहार तथा सीखे हुए व्यवहार से उत्पाद के सतत परिवर्तनशील प्रतिरूपों का समावेश रहता है। इस प्रकार संस्कृति जन्मजात न होकर के अर्जित है। ठीक है, क्या जन्मजात नहीं है, ये अर्जित दूसरे से ग्रहण की जाती है। आपको ध्यान में रखना होगा। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है शिक्षा और संस्कृति के पारस्परिक संबंध को बताइए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शिक्षा और संस्कृति के संबंध को स्पष्ट करते हुए प्रामेल्ड महोदय ने लिखा है। क्या लिखा है? संस्कृति की सामग्री से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है। ठीक है, कौन कहते हैं? आपके प्रामेल्ड महोदय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि जो संस्कृति की सामग्री होती है उसी से ही शिक्षा का प्रत्यक्ष रूप से निर्माण होता है और यही सामग्री शिक्षा को न केवल उसके स्वयं के उपकरण वरन अस्तित्व का कारण भी प्रदान कराती है। ठीक है, कौन कराती है? यही आपकी संस्कृति की सामग्री। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा स्पष्ट है कि संस्कृति के अभाव में शिक्षा निस्सार, ठीक है, निस्सार एवं प्रयोजनहीन है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा दूसरी ओर शिक्षा के अभाव में ना तो संस्कृति का हस्तांतरण किया जा सकता है और ना ही इसका विकास एवं संरक्षण। फिर लिखना होगा कि इस प्रकार की शिक्षा एवं संस्कृति एक दूसरे के पूरक, सहायक एवं सहयोगी हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप 8वें नंबर का भी जवाब दे पाएंगे। 9वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है शिक्षा और संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आपको एक कोटेशन दिया गया, कथन दिया गया है कि शिक्षा और संस्कृति जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बस इसी को आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हमारी शिक्षा दीक्षा हमारी संस्कृति से प्रभावित होती है। हमारे रीति रिवाज, मान्यताएं, परंपराएं हमारे सोचने समझने काम करने पर सीधा प्रभाव डाला करते हैं। जो बातें संस्कृति का प्रधान अंग होती हैं, समाज से मान्यता प्राप्त होती हैं, उन्हें हम आसानी से सीख लेते हैं। फिर आगे आपको लिखना होगा व्यक्ति उन्हीं बातों को स्मरण करता है जो उसे सम्मान और प्रतिष्ठा देती है। निंदा वाली बातों को वह भूल जाना चाहता है। ठीक है, निंदा वाली बातों को क्या करना चाहता है? वह भूल जाना चाहता है। फिर आगे आपको लिखना होगा संस्कृति और शिक्षा के बीच उतना ही घनिष्ठ संबंध है जितनी संस्कृति जटिल होती है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा यहाँ पे कि साधारण विकास वाले समाज में आवश्यकताएं,
क्या मेरे प्यारे दोस्त, साधारण विकास वाले समाज में आवश्यकताएं साधारण होती हैं, अतः वहाँ शिक्षा व्यवस्था भी साधारण होती है। जब संस्कृति में जटिलता आ जाती है तो समाज की आवश्यकताएं भी जटिल बन जाती हैं। उनकी पूर्ति के लिए शिक्षा व्यवस्था को सर्वाधिक और विशिष्ट बनाना पड़ता है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। फिर आगे आपको लिखना होगा सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा देते हुए मेरिल एवं एल्ड्रेज ने लिखा है, क्या लिखा है कि ठोस अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यह है कि समाज में अधिकतर व्यक्ति इस प्रकार से कार्यों को करने लगे कि जो कि उनके एक मिनट हाँ करने लगे जो कि उनके पहले से कार्य से भिन्न हो। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा समाज प्रतिमानित संबंधों का एक विशाल एवं जटिल साजाल है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना होगा इसमें कि समस्त मनुष्य अंश ग्रहण करते हैं। फिर लिखना होगा जब मानव व्यवहार में रूपांतरण की क्रियाशील होती है तब हम उसी को दूसरे रूप में इस प्रकार कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आगे आपको लिखना होगा इसमें एक आपके शिक्षा शास्त्री भी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? के डेविस महोदय आ जाते हैं। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। दूसरा आपको लिखना होगा मैकावर और पेज महोदय ने लिखा है कि समाजशास्त्रीय होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से समाज संबंधों से है। ठीक है, किससे है? प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों से है। केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। फिर आपके जोन्स के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पक्ष में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? जोन्स महोदय जी कहते हैं। 11वां नंबर प्रश्न यहीं पे आपसे पूछ रहा है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे व्यक्ति अथवा समूह के सामाजिक स्तर में होने वाले परिवर्तनों को समाजशास्त्रीय भाषा में सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। फिर आपको मिलर व बुक महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने लिखा है सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति या समूहों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक ढांचे से दूसरे सामाजिक ढांचे का संचालन है। फिर आगे आपको लिखना होगा सोरोकिन महोदय के शब्दों में तो उन्होंने लिखा है सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य अथवा किसी भी वस्तु का जो कि मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित व संशोधित है, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में संशोधन है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? सोरोकिन महोदय कहते हैं। तीसरे आपके अगले आ जाते हैं M.E. जोन्स महोदय लिखते हैं कि सामाजिक गतिशीलता वह प्रक्रिया है जिससे लोग व सांस्कृतिक उत्पत्तियां सामाजिक संरचना में एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाती हैं। ठीक है, फिर आपको 12 नंबर प्रश्न यहीं पे लिखना होगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कि सामाजिक गतिशीलता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की भूमिका आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आदिकालीन समाजों में लोग अपनी सामाजिक स्थिति को दैवी मानते थे। क्या मानते थे? दैवी मानते थे। ठीक है, मतलब भगवान की दी हुई मानते थे। इस कारण उन्हें प्रचलित सामाजिक ढांचों को चुनौती नहीं दी। ठीक है, जो सामाजिक ढांचा जिस प्रकार से समाज चल रहा था उसी को उन्होंने अपनाया, उसको किसी भी प्रकार की चुनौती या बदलने का प्रयास नहीं किया। परंतु आधुनिक समाज वह है जिसमें प्राचीन सामाजिक स्तरों को समाप्त करके खुली गतिशीलता को स्थान प्रदान किया। इस कारण आधुनिक समाज में विद्यालय के परंपरागत कार्यों में परिवर्तन किया जिससे वह समाज की गतिशीलता के साथ साथ कदम मिला सके। ठीक है, फिर आगे लिखा गया है इस संबंध में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस संबंध में कार्ल बीन
वर्ग ने लिखा भी है, क्या लिखा है कि विद्यालय का प्रमुख कार्य नवीन मार्ग प्रशस्त करना तथा उसको सभी के लिए खोले रखना, ठीक है, जिससे वह सामाजिक गतिशीलता के बदलते हुए ढांचे के साथ कदम मिला सके। विद्यालय इस कार्य को तभी पूरा कर सकता है जब वह सभी प्रकार के आर्थिक स्तरों के बालकों को अपनी उन्नति के लिए व्यापक अवसर प्रदान करेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अभी आज यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन तक ही छोड़ेंगे, 13वें नंबर प्रश्न के बाद में जो है बाद में बात करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।